ठीक है। क्या आपको भी एमबीबीएस पढ़ना मुश्किल लग रहा है? आपको रोज़ लग रहा है कि जो कल पढ़ा था वो मैं भूल चुका हूँ और आपको लेक्चर्स जो है वो बोरिंग लगते हैं? तो मैं लेके आया हूँ इसका सॉल्यूशन आपके लिए। मैं हूँ सौरभ केला, आपका नया दोस्त, जो आपको हर टफ टॉपिक को एकदम आसान तरीके से ब्रेक करके समझाएगा। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो क्या हुआ? ये आपका इंट्रोडक्शन है क्योंकि आपकी बड़ी स्क्रीन टाइम अब आपको छोटे हो जाओगे पढ़ने में, ठीक है? तो आपको रुक जा तो बंद क्या करूँ? थोड़ा सा उसको सही करो। ठीक है। तो आज का हमारा, अरे यार सुन, यहाँ तो रिकॉर्ड हो गया वो जो भी मैंने बोला वो कट जाएंगे कटते के बीच में से, ठीक है। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है ईसीजी, क्योंकि ईसीजी को देख के हर किसी को यही लगता है कि ये एलियन लैंग्वेज है। तो आज हम इसको डिकोड करने वाले हैं। हम ईसीजी को इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई पेशेंट ईसीजी पेपर ला के दे तो आप उसको पढ़ पाएँ आराम से, आप डरें नहीं कि यार ये क्या ला के दे दिया है, और अगर आपके एग्ज़ाम्स में आती है तो आप उसको आराम से क्रैक कर पाएँ। हमको उसमें पीएचडी नहीं करनी है, हमको ये नहीं समझना है कि ईसीजी कैसे बनती है, क्यों बनती है। ये सब चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा डीप में जाने पे काम आती है, पीजी लेवल की होगी, अपने लिए ये काम की नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नॉर्मल ईसीजी क्या होती है। ओके, ये डेफिनेशंस है, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। ये है एक ईसीजी का नॉर्मल पेपर। ओके, तो हम सबसे पहले ईसीजी की कुछ पैरामीटर्स है उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे होता है एक बिग स्क्वायर, ये है एक बिग स्क्वायर, और उसमें होता है 5 स्मॉल स्क्वायर्स। ओके, तो हर स्मॉल स्क्वायर जो है वो ड्यूरेशन और उसकी लेंथ, जो लेंथ होती है वो होती है 1 mm, और जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 40 मिलीसेकंड्स। तो हमें ये ध्यान में रखना है हर बार। और जो एक बिग स्क्वायर हुआ तो वो हो गया 200 मिलीसेकंड्स का और 5 mm। ओके, तो ये ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बेसिक ईसीजी देखते हैं और उसके बाद में हम अपन इसको ब्रेक कर करके देखेंगे, ठीक है। तो ये है एक नॉर्मल ईसीजी, ये है इसकी पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। यही ऐसे स्टेप चलती रहेगी और ये रिकॉर्ड होता रहेगा। अपन को सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पी वेव के बारे में। तो अपन देखते हैं पी वेव क्या होती है। व्हाट इज़ अ पी वेव? P wave is a wave formed by atrial depolarization. It represents atrial depolarization. तो atrial depolarization भी कैसे? First right atrial depolarization and then left atrial, क्योंकि साइनस ऐसे नोड जो है वो राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन करेगा पहले, उसके बाद में जो है कंडक्शन होकर के लेफ्ट एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो जो इसका फर्स्ट हाफ होता है वो राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन और जो सेकंड हाफ है वो लेफ्ट एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब इसकी ड्यूरेशन देखते हैं। ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड, इसमें दोनों में एक ही चीज़ है, 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती नॉर्मल पी वेव। तो 2.5 स्मॉल स्क्वायर में अगर अपन ड्यूरेशन देखें तो वो होगी 120 मिलीसेकंड्स, ठीक है। क्योंकि एक स्क्वायर होता है 40 मिलीसेकंड्स का, तो 2.5 स्क्वायर्स हो गए 120 से कम रहेंगे, ठीक है। और एम्पलीट्यूड है वो 2.5 mm। ओके, ये है नॉर्मल पी वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अपन देखेंगे कि पी वेव जो है हमेशा ऑलवेज अपराइट। ओके, और अगर वो नेगेटिव है तो वो सिर्फ किस में है? एवीआर लीड में। अगर एवीआर लीड में पी वेव नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी ईसीजी जो है जिस टेक्नीशियन ने निकाली उसने इलेक्ट्रोड सही जगह पे प्लेस नहीं किया है, उसकी इलेक्ट्रोड्स की पोजीशन गलत है। तो अपन इससे चेक कर सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ये वाइवा में या कहीं पे, तो आपको ये आंसर देना है कि अगर नेगेटिव नहीं है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड्स गलत जगह प्लेस है, ठीक है। और जो है पी वेव V1 में बाइफेजिक होती है। जो अपर हाफ होता है, जो फर्स्ट हाफ, वो होता है राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड देन लेफ्ट एट्रियल डीपोलराइजेशन। ओके, हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि कौन सा वेक्टर कहाँ जा रहा है, कौन से वेक्टर को लाइट करेंगे, पॉजिटिव 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 होगा, नेगेटिव, ये सब अभी नहीं देखना है अपन को सिर्फ ये देखना है कि अपन एकदम ईसीजी अच्छे से पढ़ पाएँ और अगर अपना क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आराम से क्रैक कर पाएँ, ठीक है। ये थी नॉर्मल पी वेव। अब अपन देखेंगे एबनॉर्मलिटीज़ ऑन पी वेव। तो सबसे पहले एब्सेंट पी वेव। तो एब्सेंट पी वेव किस किस में होती है? एट्रियल फिब्रिलेशन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एट्रियल फिब्रिलेशन का। हर जगह, हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में ये पूछते हैं।
एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव एब्सेंट होती है, ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इर्रेगुलर रिदम, पल्स डेफिसिट और ए वेव एब्सेंट, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन, पीएसवीटी, हाइपरकैलेमिया और जंक्शनल रिदम, ये 4 टॉपिक्स है जो आपको याद रखने हैं एब्सेंट पी वेव में, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन का ग्राफ एक बार। एट्रियल फिब्रिलेशन में ये है फर्स्ट लीड और ये है सेकंड लीड। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पी वेव नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर भी ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इससे पहले पी वेव नहीं है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इससे पहले कोई पी वेव नहीं है, ठीक है। अब अपन देखते हैं हाइपरकैलेमिया का ग्राफ। ये तो आपको पता ही होगा, आप इसको साइन वेव बोलते हैं क्योंकि ये एक तरीके से साइन वेव जो अपन मैथ्स में पढ़ते थे पहले वैसी है। और इसके अलावा इसमें धीरे धीरे स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, टॉल टेंटेटिव वेव्स होती है जो हाइपरकैलेमिया का साइन होता है, मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। उसके बाद में जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती है हाइपरकैलेमिया की, वैसे वैसे जो है पी वेव का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, ठीक है। ये अपन को ध्यान में रखना है। ये हम जैसे जैसे धीरे धीरे ये टॉपिक्स पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको आराम से डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी अपन को सिर्फ इतना देखना है कि पी वेव जो है एब्सेंट किस किस में होती है। तो उसके 4 पॉइंट्स है। जंक्शनल रिदम की जो ऐसे नोड है वहाँ से एम्पलीट्यूड आने के, एक सेकंड, वहाँ से क्या आएगा, सिग्नल्स डीपोलराइजेशन, वहाँ से हाँ ठीक है, शुरू करते हैं। 5 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। हाँ 7 मिनट, 8 मिनट पे ख़त्म, 10 मिनट पे ख़त्म हो जाएगा। मेरी आवाज़ से हो जाएगा उसका। हो गया। मैं सोच रही थी इसमें से आपको फेस दूँ ना। फेस क्यों, पूरा हैंड गेस्चर वगैरह सब आना चाहिए ना। पेंसिल यहाँ तक लिख रहा हूँ ना, वहाँ तक आना चाहिए। जूम वूम मत करना, 1x पे बनाना। जैनम, 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 तेरे फोन से कॉल करता हूँ। करो शुरू। तो एब्सेंट पी वेव, जिसका मतलब है कि जंक्शनल रिदम। जंक्शनल रिदम में क्या होता है कि जो कंडक्शन जो आना, जो डीपोलराइजेशन जो होना चाहिए था ऐसे नोड से, वहाँ से होने के बजाय एवी नोड और इसके जंक्शन से हो रहा है। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ ही नहीं। एट्रियल डीपोलराइजेशन नहीं हुआ तो पी वेव आएगी नहीं, ठीक है। पीएसवीटी और एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी पी वेव बनेगी। एट्रियल फिब्रिलेशन में सिर्फ प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन नहीं, डीपोलराइजेशन नहीं, पी वेव नहीं, ठीक है। तो ये हमारी होगी एब्सेंट पी वेव। इसके बाद अपन देखते हैं पी पल्मोनिल। पी पल्मोनिल में क्या होता है, पल्मोनिल मतलब इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स, ओके, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सो इन पी पल्मोनिल देयर इज पीक्ड पी वेव्स, ओके। हाइट ऑफ पी वेव इज ग्रेटर देन 4 स्मॉल स्क्वायर्स। तो ये किस वजह से हो सकता है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट की वजह से। अपन देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। पी पल्मोनिल में ये देखिए, ये है पी वेव, यहाँ पे ये 4 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है। ये 1 2 3 और ये 4 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा अगर हाइट होती है उसकी पी वेव की, तो ये होता है पी पल्मोनिल। पल्मोनिल मीन्स पीक्ड पी वेव्स, ओके, ये याद रखेंगे अपन। और ये अपन कहाँ देखेंगे, सेकंड लीड में देखते हैं। नॉर्मली अपन कोई भी ईसीजी देखते हैं उसमें अपन सबसे पहले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे, उसके बाद में अपन उसमें पी वेव देखेंगे। और ये किस में देखेंगे, सेकंड लीड में। यही होती है रिदम, और रिदम स्ट्रिप बोल सकते हैं इसको अपन। तो सबसे पहले अपन को जो भी रेगुलरिटी और जो भी एबनॉर्मलिटी अगर देखनी है तो अपन सेकंड लीड में देखेंगे, ओके। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं पी पल्मोनिल के, तो ये वो होगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कॉजेज़ किस किस वजह से हो सकता है, तो वो है क्रॉनिक लंग डिजीज़, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन, ठीक है। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या हो सकता है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ठीक है। अगर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो उसमें भी अपन को पी पल्मोनिल दिखेगा। क्यों, क्योंकि जो ब्लड राइट एट्रिया में लेफ्ट एट्रिया से जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में
फ्लो कर रहा है, लीक कर रहा है, तो यहाँ पे अपने पास में ज़्यादा ब्लड आ गया तो इसको ज़्यादा देर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा देर कॉन्ट्रैक्ट करके ताकि ये तब ब्लड वापस आगे आउटफ्लो कर सके। तो उसके लिए अपने पास ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा, तो पीक होगी पी वेव्स में। ठीक है, नेक्स्ट एब्नॉर्मलिटी है पी मिट्रेल। पी मिट्रेल क्या होती है? देयर इज एम इन पी वेव, सो इट इज़ कॉल्ड पी मिट्रेल। मिट्रेल से साफ पता चल रहा है ये किससे रिलेटेड होगा? मिट्रल वॉल्व से। ओके, तो ये किस वजह से होता है? लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। अगर अपन को किसी भी ईसीजी में पी पल्मोनेल मिल रहा है यानी कि पीक पी वेव्स, तो ये दिखाती है अपन को राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, और अगर अपन को मिट्रेल दिख रहा है तो ये अपन को दिखाता है लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। ओके, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट के क्या कॉज हो सकते हैं? मिट्रल स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है, मिट्रल रिगर्जिटेशन हो सकता है अगर सिर्फ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट भी है तो उसके कॉजेज में सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, एओर्टिक स्टेनोसिस और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन और हाइपरटेंशन। इन सब केसेस में अपन को वेंट्रिकल की भी हाइपरट्रॉफी मिलेगी और साथ में एट्रिया की भी एनलार्जमेंट होगा, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। ओके, तो ये हो गई हमारी पी वेव यहाँ पे ख़त्म। अब अपन इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एनएसएट में आया हुआ है। तो ये है उसका क्वेश्चन कि ये ईसीजी क्या शो कर रही है। अपन को देखनी है ईसीजी। सबसे पहले सेकंड वेव, सेकंड लीड देखेंगे अपन। उसमें अपन देखेंगे कि भाई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ओके, पी वेव अपन को साफ साफ दिख रहा है इसमें कि ये 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है। 2.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया? पी पल्मोनेल। पीक पी वेव्स मतलब पी पल्मोनेल। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल ऑल्ट्रांस और पी पल्मोनेल। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा क्वेश्चंस हो गए। इसी के साथ हमारी पी वेव खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे इसकी नेक्स्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में टी वेव, और उसके बाद में जो भी इंटरवल्स है और बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ईसीजी के, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। थैंक यू। अब इसकी एडिटिंग कौन करेगा? करो।